गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अंजनी तिवारी आप सबका अचानक क्लासेस 9 में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आप सबसे ये उम्मीद है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो अभी तक बेटा हम लोगों ने क्लास 11 के जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसमें अभी तक हम लोगों ने जो एंशिएंट कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में बात किया, यानी जो पहले के कॉन्सेप्ट थे जिनको हम अभी तक काउंटेबल कॉन्सेप्ट में नहीं समझ पाए, यानी जिनके कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़े ज़रूर लेकिन उन कॉन्सेप्ट का कुछ यूज़ ही हो पाया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। किससे है बेटा? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और एंशिएंट कॉन्सेप्ट में क्या है कि एंशिएंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई कि ये जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है, जो चीज़ें हैं, इनको आप कैसे ईजिली समझ सकते हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है बेटा डुअल नेचर। पहले तो इसकी बात कर ले, डुअल नेचर। अब भाई इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने था? डी ब्रोगली। किसने बताया था बेटा? डी ब्रोगली। जो ये डी ब्रोगली भाई साहब थे, इन्होंने क्या कहा कि भाई कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, और स्मॉल पार्टिकल में क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनके पास डुअल नेचर होता है। अब वो डुअल नेचर क्या होता है? वन नेचर इज बिलोंग्स विद द वेव नेचर। अब बेटा इस वेव नेचर से समझ सकते हैं। दूसरा मास और पार्टिकल नेचर। अब बेटा वेव नेचर को और क्या नेचर कहा जा सकता है? रेडिएशन। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है? यहाँ पे समझना है कि डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या बताता था कि एनी स्मॉल पार्टिकल, एनी सब पार्टिकल्स ऑफ एटम जनरली शोज dual nature, and one nature is belongs with the wave nature and another is nature is belongs with the particle nature. So that's why on the behalf of that we generally study about the wave nature and particle nature. What is the wave nature? When any particle move, they cannot perform a straight line path, but they perform the portion from one origin to another origin. यानी कहने का मतलब क्या है बेटा? एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन तक जाने में ये क्या करते हैं कि जो पाथ प्रोवाइड करते हैं, इस पाथ में जनरली ये स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करते, लेकिन ये जब मूव करते हैं तो इनका जिगजैग मूवमेंट होने के बावजूद ये कहाँ पहुँचते हैं? वन ओरिजिन टू अनदर ओरिजिन। और इसी ओरिजिन पाथ को हम लोग क्या कह सकते हैं? रेडिएशन नेचर या वेव नेचर। एंड पार्टिकल नेचर, यानी बेटा कहने का मतलब क्या है कि इनके पास ऐसा नेचर होता है कि इनके जब हम इनका मेजरमेंट करते हैं मास आता है। अगर बेटा जिनका मास आ जाए तो वो जनरली क्या शो करेंगे? पार्टिकल नेचर। ये इन्होंने बताया। अब इसे थोड़ा सा डीप हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा? अब बेटा ये बताओ, डी ब्रोगली से पहले अगर हम लोगों ने जो प्लैंक का क्वांटम कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्लैंक के क्वांटम कॉन्सेप्ट से हमने ये पढ़ा था लैम्डा इक्वल टू h/mv। यानी बेटा अगर हम इस कॉन्सेप्ट से चलें तो ये भाई mv मास इनटू वेलोसिटी, एंड मास इनटू वेलोसिटी ये किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा? मोमेंटम को। और बेटा मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? h/p। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है और आप इसे इजीली कॉन्सेप्ट में कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि भाई डी ब्रोगली ने क्या कह दिया कि पार्टिकल है, पार्टिकल या सब पार्टिकल्स है, इनके पास डुअल नेचर होता है, और इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जो इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, अब हम बात कर रहे हैं बेटा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तब सब एटम्स पार्टिकल, द सब एटम्स पार्टिकल strike on
स्मॉल रोटेटिंग व्हील, then they performing high rotation of wheel। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर ये सब पार्टिकल किस पे स्ट्राइक करते हैं, व्हील पर, और व्हील कैसा होता है, रोटेटिंग। यानी अगर बेटा ऐसे बना दिया जाए, ये है, अब इस पर अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो ये क्या करने लग रहा है, रोटेट करने लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इससे अभी मतलब नहीं है, इनमें क्या होने लग रहा है, रोटेशन। अब बेटा अगर कोई चीज़ रोटेट होने लगे तो ये जनरली किस नेचर को शो करते हैं, पार्टिकल नेचर को। किस नेचर को शो करते हैं, पार्टिकल नेचर को। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे, आपने देखा होगा छोटे बच्चे विंड व्हील लेके टहलते हैं, जो छोटे होते हैं वो दौड़ते हैं तो वो क्या करता है, रिवॉल्व करने लगता है, घूमने लगता है। तो ये चीज़ किस वजह से होता है, एयर की वजह से। लेकिन बेटा एयर के पास क्या होता है, मास होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने ये बताया कि ये जो रोटेटिंग व्हील हैं ये घूम जाते हैं, तो ये घूमने का कारण क्या होता है, पार्टिकल नेचर। क्या होता है, पार्टिकल नेचर। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि पहले नेचर में आपने क्लियर कर दिया कि जो सब पार्टिकल्स हैं इनके पास क्या होता है, नेचर ऑफ पार्टिकल। ये बात क्लियर हो गया। अब दूसरी बात हम लोग क्या करते हैं बेटा, नेचर ऑफ रेडिएशन। किसकी बात होगी, सेकेंड वन, नेचर ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन नेचर को आप कैसे समझेंगे यहाँ, तो इसके बारे में। अब सेकेंड, नेचर ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, नेचर ऑफ रेडिएशन में, तो ये यहाँ पे आपको क्या समझना है कि रेडिएशन कैरी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कैरी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब बेटा अगर आपको याद होगा, मैंने स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को एक वर्ड बोला था, क्वांटम। किसको कैरी करते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है, क्वांटम। अब बेटा यहाँ से आपने क्वांटम मैकेनिज्म स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था प्लैंक क्वांटम कॉन्सेप्ट। तो प्लैंक क्वांटम कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई कि E = h म्यू। मैंने ये बताया था कि एनर्जी = h म्यू। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। अब अगर बेटा हम बात करें, ये अगर इक्वेशन 1 मान लें, अब सेकेंड वन हमें क्या याद रखना है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। तो बेटा आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या है, E = mc², ये सेकेंड वन, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। तब क्या हो जाएगा बेटा कि h म्यू = mc², ये हो जाएगा। अगर हम रेडिएशन क्वांटम कॉन्सेप्ट से बात करेंगे बेटा, क्वांटम थ्योरी से बात करेंगे, तो E = क्या हो जाएगा, h म्यू। अगर यही हम आइंस्टीन कॉन्सेप्ट से बात करेंगे तो E = mc²। और जब बेटा हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि h म्यू = mc²। ये बात क्लियर है कि यहाँ पे आपको क्या मिला कि h म्यू = mc²। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा इसे ध्यान देते हुए चलना है कि भाई यहाँ पे h म्यू = क्या आ गया, mc²। अब ये बताओ
मैं यहाँ लिख रहा हूँ mc²। अब v की वैल्यू क्या आती है भाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती थी, c/λ। यानी अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो यहां से आपको क्या मिला कि v इक्वल टू c/λ। तो जहां v है वहां हम क्या लिख दें, c/λ इक्वल टू mc²। अब यहाँ से बेटा अगर आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा की, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc अपॉन mc²। c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं कि जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ, और रेडिएशन का वेवलेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं, h अपॉन mc से। h क्या होता है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट, m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड c क्या होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट से। ये बात क्लियर है। अब बेटा ये जो डुअल नेचर है, डुअल नेचर जनरली क्या होता है कि जनरली ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल है वो क्या करेगा, एक ही कंडीशन में एक ही टाइम इंटरवल पे डबल नेचर शो करेगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, किसी भी सब पार्टिकल के लिए ये डुअल नेचर आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर सकते हैं, आप सिंगल एक्सपेरिमेंट से दोनों चीज़ों को फाइंड नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब बेटा ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि भाई इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, हाइजेनबर्ग ने। किसने बताया, हाइजेनबर्ग ने। और क्या बताया कि इट इज़ इम्पॉसिबल, यह क्या है, इम्पॉसिबल है टू कैलकुलेट और मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ सिमिलर टाइम। क्या इन्होंने बताया, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम of electron simultaneously at a fixed time। इन्होंने क्या कहा कि यह इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल है, टू कैलकुलेट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट कर सके। कैसे, साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ। कब, एट अ फिक्स टाइम। तब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इसे आप कैसे समझेंगे। इसके लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। क्या इन्होंने दिया, डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इक्वल टू h अपॉन पी 4 पाई। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि वेयर डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम, यानी जो मोमेंटम चेंज हो रहा है। और डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या होता है,
चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। अब बेटा ये कहा क्या जा रहा है कि जो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स है वो इनका एक साथ आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ये ऑर्बिट है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना स्टार्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इसकी पोजीशन बताएंगे, जब तक हम पोजीशन बताएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ मूव कर गया। फिर अगर हम यहाँ की पोजीशन बताने लगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया। ऐसे ही अगर हम पोजीशन बताएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम नहीं बता पाएंगे। अगर हम मोमेंटम बताएंगे तो हम क्या नहीं बता पाएंगे, पोजीशन। तो कहने का मतलब क्या है कि यह इम्पॉसिबल होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एटम के लिए, कि इसके जो सब पार्टिकल्स हैं इनकी वैल्यू क्या किया जा सके, एक साथ बताई जा सके। यानी जो चेंज इन मोमेंटम है या चेंज इन पोजीशन है ये हम लोग एक साथ बता सकें। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है वो क्या होता है, सेल, सब सेल एंड ऑर्बिट। तो चलिए अब बात करते हैं सेल, सब सेल और ऑर्बिट की। ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं बेटा आप सबको? तो चलिए अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले ऑर्बिट की। ऑर्बिटल्स। अब बताओ ऑर्बिटल्स क्या है, सेल क्या है, सब सेल क्या है। तो अब यहां पे ऑर्बिटल्स क्या है, द सेल in which electrons may be present। ऐसे सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिटल। अब बेटा जैसे आपने पढ़ा होगा एस, पी, डी, एफ। अब अगर इनकी हम बात करें, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सब सेल। ये भी सब सेल। अब अगर इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें और इनके ऑर्बिटल काउंटिंग की बात कर लें तो थोड़ा सा आपको यहां ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, फॉर एनी सब सेल इन एनी ऑर्बिटल electrons are present in pair। electrons are present in pair। इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, पेयर में। तब आप यहाँ पे कैसे ध्यान देंगे कि जो सबसेल हैं, सबसेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एजीमुथल नंबर। ये आपको याद रखना है, सबसेल इज आल्सो नोन एज एजीमुथल नंबर। यानी सबसेल को हम लोग क्या कह देंगे, एजीमुथल नंबर। और एजीमुथल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। एजीमुथल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल। तो यहाँ से अगर हम सबसेल की बात करें तो थोड़ा सा इसे हम इरेज कर रहे हैं बेटा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताना है और इनमें कौन कौन से ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, इनके बारे में भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या समझेंगे, सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। क्या समझेंगे, सब सेल के बारे में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल के बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है। अब बेटा जो फर्स्ट सब सेल है हमारा वो क्या है, एस, पी, डी, एफ। ऐसे नंबरिंग कर दें 1 2 3 4। अब बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसके लिए क्या होता है, 4l-2। क्या होता है, 4l-2। अब बेटा यल के प्लेस पे हम इसके फॉरवर्ड प्लेस पे जो नंबर मेंशन है इन्हें ले लेते हैं।
4 इंटू 1 माइनस 2, तो 4 1 जा 4 माइनस 2 यानी 2, 4 2 जा 8 माइनस 2, तो बेटा क्या आएगा 6, 4 3 जा 12 माइनस 2 क्या आएगा बेटा 10, 4 4 जा 16, 16 माइनस 2 कितना आएगा बेटा 14। अब यहाँ पे इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 6 14। अब बेटा अभी मैंने आपको बताया कि इनमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल में पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ भाई कितने हैं 2, तो यहाँ कितने होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, यहाँ कितने होंगे 3, यहाँ 5 और यहाँ पर 7। ये बात क्लियर, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल इनमें क्या होंगे 1 3 5 एंड 7। अब अगर हम इनके नेमिंग की बात कर लें तो इनकी नेमिंग क्या होती है कि भाई एक ऑर्बिट है तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 ऑर्बिट है तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 ऑर्बिट है तो आप ऐसे, 7 है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब जब अकेले यस है तो बेटा इसको सिर्फ यस लिखा जाता है, लेकिन पी में कितने हैं 3, तो पी एक्स पी वाई पी जेड। अब बेटा यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिनोशन बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ बेटा कि कौन कौन सा है। ठीक है। अब ऐसे ही जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और बेटा इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसकी नेमिंग की बात नहीं करते। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर हम यस सबसेल लें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2 और इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगा 1। अगर 1 ऑर्बिट है तो उसे हम एज इट नेमिंग करते हैं। अगर ऐसे ही बेटा पी के लिए जब हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6 और इनमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम क्या देखते हैं बेटा कि कितने होते हैं 3 और ये क्या होते हैं पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ऐसे ही जब हम डी के लिए चलते हैं तो डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बेटा 10 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं 5 और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर से। अब बेटा इनमें से पूछा जाता है तो आप एक एक के बारे में अच्छे से ध्यान देते हुए चलिए। और बेटा क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन और आपसे कभी कभी पूछता है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, उसके बारे में भी आपको बात करना है। तो बेटा सबसे पहला यस ऑर्बिटल। तो बेटा यस ऑर्बिटल क्या है कि यस ऑर्बिटल में भाई कितने हैं 1 और 1 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर। यानी अगर यस ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो बेटा वो किस पाथ में रिप्रेजेंट किया जाएगा सर्कुलर। लेकिन जब हम यही बात बेटा पी ऑर्बिटल के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे पी ऑर्बिटल के लिए, तो अभी मैंने आपसे क्या बताया बेटा पी एक्स पी वाई पी जेड। अब बेटा पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है डंबल शेप। कैसा होता है डंबल शेप। डंबल जानते हो बेटा डमरू बोलते हैं, भगवान शंकर की डमरू आपने देखा होगा। तो उस शेप का ये बताया जा रहा है कौन हो रहा है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। अब बेटा आप जनरली पढ़ते हो अब जनरली आप क्या पढ़ते हो कि ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अब यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है, डंबल बनाना है किस पे पी एंड एक्स पे। तो यहाँ से एक किस पे आ गया बेटा ये एक्स पे, तो यह इसका शेप कैसा हो गया कि एक्स एक्सिस पे। अगर यही वाई पे हो जाए तो ऐसा हो जाएगा और अगर यही जेड पे हो जाए तो
ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि p ऑर्बिटल में जो डंबल शेप है वो कैसे है, x एंड y, y एंड z एंड z एंड x। लेकिन यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो अगर एक ही एक्सिस पे है यानी केवल x पे है तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, px। अगर केवल y पे है तो किसे रिप्रेजेंट करेगा, py। अगर z पे है तो किसे रिप्रेजेंट करेगा, pz। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ही हम बात करते हैं d ऑर्बिटल के लिए, किसके लिए बात करते हैं बेटा, d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल में आपको ध्यान देना है कि क्या क्या कहा जा रहा है। थर्ड वन क्या है बेटा, d ऑर्बिटल्स। अब d ऑर्बिटल का जो शेप होता है इसे क्या बोलते हैं, डबल डंबल। क्या बोलते हैं, डबल डंबल। यानी बेटा अगर हम p की बात कर रहे हैं तो बेटा एक डंबल की बात हो रही है, लेकिन हम d की बात कर रहे हैं तो कितने डंबल की बात हो जा रही है, 2 की। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि ये जो डबल डंबल है इसको याद रखना है। और इनमें जनरली आपको क्या ध्यान देना है कि इनका जो डंबल है वो कैसे आप बनाओगे। तो एक एक डंबल को आपको आसानी से समझते हुए चलना है। पहला जो है वो क्या है, x एंड z। क्या है बेटा, dx/z। अगर इसकी बात करें तो बेटा ये जनरली क्या होगा कि जो एक्सिस होगा एक क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस और ये y ऐसे, तब इसका जो शेप होता है बेटा वो ऐसे होता है, क्लाउड फ्लावर लीफ। ऐसे ही जब dy/z की बात करेंगे तो यहाँ पे y, यहाँ पर z। ऐसे ही जब हम बात करेंगे बेटा dxy, x है y, तब क्या होगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट x और y के बीच में बेटा क्या हो जाएगा। यानी इस कॉन्सेप्ट में आपको एक बात समझ में आ रही है कि जो dxy, dxz, dyz इन तीनों का सिमिलर कंडीशन आ रहा है, बट बेटा ये अपने एक्सिस पे नहीं, उन एक्सिस के बीच में वेरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सिस के बीच में। अब भाई यहाँ से यहाँ तक x होगा, यहाँ से यहाँ तक z होगा, इन x और z के बीच यहाँ, x और z के बीच में यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ये क्या कर रहा है, ऐसे ही y और z के बीच में, ऐसे ही x और y के बीच में। यानी ये क्या करते हैं, अपने एक्सिस के बीच में वेरी करने लगते हैं। ये बात क्लियर। अब बेटा जब हम बात करते हैं, जो फोर्थ वन है वो क्या है, dx² - y²। और जो फिफ्थ वन है ऑर्बिटल वो क्या है, dz²। जो फिफ्थ वन है वो क्या है, dz²। तो भाई अब इन दोनों की बात करते हैं। जब हम dx² - y² की बात करते हैं तो यहाँ पे बस आपको ध्यान क्या देना है कि जो एक्सिस है x एंड y, कौन सी एक्सिस है बेटा, x और y, अगर इस एक्सिस पर ओवरलैपिंग कंडीशन आ जाए ऐसे, तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, dx² - y² को। और जब हम dz² की बात करते हैं तो बेटा ऐसे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, dz² को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, dx² - y² को। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो कंडीशन है सेल वाले, इनमें आपको क्या ध्यान देना है कि भाई इनमें क्या क्या हो सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब बेटा सबसेल हो गया, ऑर्बिटल्स हो गए। अब हमें जो बात करना है सेल के बारे में, और सेल के बारे में आपसे मैंने पहले ही बात कर लिया था बोर कॉन्सेप्ट में, लेकिन फिर भी छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी समझते चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन आपको समझाना है। तो भाई सेल क्या कितने टाइप के होते हैं, जनरली 4, KLM
N। अगर इनकी नंबरिंग कर दें 1 2 3 4। अब अगर इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें कौन से सबसेल हो सकते हैं बेटा, ये जरूर ध्यान देना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबसेल को ध्यान में रखने के लिए बेटा आपको क्या करें कि इसे थोड़ा सा अभी इरेज कर दें, रिलेशन जब समझाएंगे तब आपको यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ से क्या आपको फार्मूला याद रखना है 2n²। तो जहाँ जैसे ही आप 2n² फार्मूला यूज करते हैं तो इसके लिए क्या आता है 2 8 18 32, ये आ जाता है। अब बेटा मैंने कहा कि आपको एक रिलेशन याद रखना है, रिलेशन इन बिटवीन सेल एंड सबसेल, सेल एंड सबसेल, किसके बीच में रिलेशन आपको याद रखना है, सेल और सबसेल के बीच में। अब ये बताइए K L M N, तो भाई K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, M में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 एंड N में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32। अब आप ये देखिए कि किस सबसेल में, अगर आपको याद होगा मैंने अभी सबसेल बताया था SPDF, S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, D में 10 और F में 14 बताया था। तो ये आप बताइए कि किस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो उसका आंसर क्या निकल के आया भाई S। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, तो आप ऐसे तो इजीली नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आप 2 को 3 को 4 को आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो भाई 2 को जोड़ने पे 6 + 2 क्या हो जा रहा है 8 SP। ऐसे ही D में आइए तो किसको जोड़ेंगे 10 + 6 + 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया SPD, और इसके लिए SPDF। अब बेटा आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन कौन से सेल रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो बेटा आपको ध्यान देना है यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्यों, क्योंकि बेटा नंबरिंग वही होनी चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे 2, यहाँ 3, यहाँ 3, 4 4 4। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर जो सेल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, सब सेल रिप्रेजेंटेशन वो क्या हो जाएंगे KLMN के कॉन्सेप्ट पर। और अगर हम KLMN के कॉन्सेप्ट पे बात करें सब सेल की, तो K का रिलेशन किससे आता है S से, L का रिलेशन किससे आता है S और P से। ऐसे ही बेटा जैसे ही हम M की बात करते हैं, M का रिप्रेजेंटेशन किससे आता है SPD से, और N का करते हैं तो SPDF से। अब बेटा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बोर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो किसे बताता था, एंशिएंट मेथड को। अब मॉडर्न मेथड में जैसे ही आप आते हैं तो मॉडर्न मेथड में कई चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब इनमें आपको क्या ध्यान देना होता है कि मॉडर्न मेथड में जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो किसके बिहाफ पर करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बेटा तब तक हमारा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।